गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर, उसी के सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर किए वो था एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, और उस एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में हम लोग देखे कि कहाँ कहाँ पर जो है ना वो यूएस और यूएसएसआर दोनों आमने सामने थी, कैसे जो है पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। इन सब चीज़ों को हम लोग जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है, ठीक है, नैम। ठीक है, हम क्या देखे लास्ट वीडियो में भी हम इन सब बातों पर डिस्कस किए थे कि कैसे पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना यूएसए को सपोर्ट कर रही थी, बहुत सारी कंट्रीज़ यूएसए के फेवर में थी, बहुत सारी कंट्रीज़ यूएसएसआर के फेवर में थी। लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि उन दोनों अलायंस, जो वेस्टर्न अलायंस था, ईस्टर्न अलायंस था, ठीक है, जो बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस और यूएसएसआर के फेवर में थी, दो ग्रुप में बटी हुई थी। लेकिन तीसरा ग्रुप भी था, ठीक है, जिसको हम जो है नैम कहते हैं। और ये जो नैम बना कैसे, तो नैम को, और नैम था क्या, नैम बना कैसे, इन सब चीज़ों को डिस्कशन करने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया आज़ाद कब हुआ। और इंडिया की जैसी बहुत सारी कंट्रीज सब थी जो कहीं ना कहीं कोलोनाइज थी, जहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ की जो है वो गुलामी थी। तो ये सब कंट्रीज़ जब आज़ाद होती है, जैसे हम क्या देखते हैं, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के सामने या इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ जब डीकोलोनाइज हुई, जब बाहरी हुकूमत वहाँ से ख़त्म हुई, तो इनको अपना ख़ुद की फ़ॉरेन पॉलिसी अख्तियार करना था, अपनी ख़ुद की फ़ॉरेन पॉलिसी डिवाइस करनी थी। तो इन सारे कंट्रीज़ के सामने एक चैलेंजेस था कि हम क्या करें। और ये सब कंट्रीज़ ज़्यादातर जो है ना एशिया की थी और अफ्रीका की कंट्रीज सब थी। तो इनके सामने ये चैलेंजेस था कि अभी हम आज़ाद हुए हैं, जस्ट हम जो है डीकोलोनाइज हुए हैं, ठीक है, किसी की ग़ुलामी से आज़ाद हुए हैं। तो अब हम किसके साथ जाए, क्या हम अमेरिका के अलायंस में जाए, या फिर हम यूएसएसआर के अलायंस में जाए, या फिर अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी रखें। इन कंट्रीज़ के सामने इस बात का भी चैलेंजेस था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम अमेरिका और यूएसएसआर के साथ जा करके अपनी आज़ादी जो बहुत मुश्किल से मिली है वो खो दें, और हमारे साथ इस तरीके का जो है सिचुएशन हो जाए कि एक मुसीबत से निकले और दूसरी मुसीबत में फंस गए, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि तार से गिरे और खजूर पर अटक गए। इस तरीके का जो है भाषा भी कहा जाता है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो उस ज़माने में आज़ाद हुई थी, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ उसमें से अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी ये सब डिसाइड करती है कि ना ही हम यूएसए के अलायंस में ज्वाइन कर रहे हैं, अलायंस में जा रहे हैं, ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन कर रहे हैं। हम आज़ाद रहेंगे, हमारा अलाइनमेंट किसी के तरफ नहीं रहेगा, ना ही हमारा झुकाव यूएसए के फेवर में है और ना ही हमारा जो है यूएसएसआर के फेवर में है। इसी ग्रुप को, जो नई ग्रुप बनी, ठीक है, जो ना ही यूएसएसआर के साथ गया ना ही यूएसए के साथ गया, इसी को नैम कहा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है नैम, जिसका फुल फॉर्म ही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चाहे इस बोर्ड के नज़रिए से देखें या फिर हम देखते हैं कंपटीशन या एंट्रेंस वगैरह के मकसद से। हमारे सिर्फ स्कूल या बोर्ड का जो है मकसद नहीं है, हम जो है हॉलिस्टिक जो है वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोगों को एंट्रेंस में भी काम आएगा और कंपटीशन के एग्ज़ाम के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नैम का पूरा नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट मीन्स होता है झुकाव, तो इस नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, नैम के नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा झुकाव ना ही यूएसए की तरफ है ना ही यूएसएसआर की तरफ है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हुई थी कैसे। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुई, इंडिया के साथ साथ हम देखते हैं इंडिया 1947 में आज़ाद हुई और बहुत सारी कंट्री सब आज़ाद होनी शुरू कर दी। तो फिर इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़, इंडिया जो है और सारे कंट्रीज़ के साथ एक जो है वो अलायंस बनाता है एशिया की कंट्रीज़ के साथ, जिसको एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और मकसद था कि ये सब जो है कोलोनियलिज्म या इम्पेरियलिज्म, जो बाहरी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये लोग एकजुट आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है, वैसे ही एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, ठीक है, जिसमें इंडिया एक्टिवली रोल प्ले किया। और हम देखते हैं इंडोनेशिया वगैरह की फ्रीडम में भी इंडिया जो है वो आवाज़ उठाया था। फिर एक और जो है वो ग्रुपिंग बनी थी जिसको अफ्रो रिलेशन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जिसमें एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ एक
ग्रुपिंग की थी, और वो जो है ये सब भी ग्रुपिंग किसके खिलाफ था, ठीक है, कॉलोनियलिज्म या इम्पेरियलिज्म के खिलाफ था। जिन सब कंट्रीज़ में अभी भी कॉलोनियल हुकूमत थी उन सब कंट्रीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना इन लोगों का मकसद था। तो वैसे ही अफ्रो रिलेशन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बांदुंग में, ठीक है, 1955 में। बांदुंग कहाँ है, बांदुंग इंडोनेशिया में है। तो वहाँ पर ये फैसला लिया गया था कि हम लोग जो है वो सब कंट्रीज़, जो सब कंट्रीज़ अभी हम जो कॉलोनियल हुकूमत से या अंग्रेज़ी हुकूमत से या फिर बाहरी हुकूमत से हम आज़ाद हो रहे हैं, तो वो सब हम अपनी खुद की ग्रुपिंग बनाते हैं। ना ही हम लोग अमेरिका के फेवर में जाते हैं, ना ही हम अमेरिका के अलाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही हम लोग जो है यूएसएसआर के अलाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ पर होती है, ये बात होती है बांदुंग में, ठीक है। बांदुंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में ये सारी कंट्रीज़ जो है, खास करके कौन सारी कंट्रीज़, तो यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया और इंडिया, ये 5 कंट्रीज़ डिसाइड करती है कि हम सब एक नया जो है वो ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक नई जो है वो मूवमेंट शुरू करेंगे, जो जिस मूवमेंट का मकसद होगा कि हम ना ही हम लोग, ठीक है, दोनों अलाइंसेस, वेस्टर्न अलाइंसेस और ईस्टर्न अलाइंसेस, दोनों अलाइंसेस में से किसी को नहीं ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारी कंट्रीज़ को भी स्टॉप करेंगे जो इस अलाइंस को नहीं ज्वाइन करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाले में पढ़ेंगे। तो ये मीटिंग हुई कहाँ थी, बांदुंग में हुई थी, जिसको हम बांदुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अब बांदुंग कॉन्फ्रेंस में ही ये फैसला लिया गया कि हम लोग एक नई ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसको नैम के तौर पर ग्रुप नाम दिया गया। हम लोग एक नई मूवमेंट शुरू करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे, जिसको नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन फाइनली ये शेप में कब आता है, फाइनली ये शेप में आता है 1961 में, ठीक है। ये नाम बनाई जाती है, और कहाँ बनाई जाती है, ये बेलग्रेड में। इसीलिए जो है ना, पहली सम्मेलन जिसको हम फर्स्ट समिट कहते हैं नाम का, ठीक है, फर्स्ट समिट भी कहाँ पर हुआ था, ये 1961 में ही, ठीक है, बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड है कहाँ, तो यूगोस्लाविया में है, ठीक है। तो नाम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम का फुल फॉर्म क्या था, ठीक है, नाम किस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, ठीक है। बांदुंग कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है 1955 में, बांदुंग का इंडोनेशिया में। ये बांदुंग कॉन्फ्रेंस किस चीज़ का कॉन्फ्रेंस था, तो अफ्रो रिलेशन कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, सॉरी, अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था। अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज जो एक ग्रुपिंग बनाई थी, कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लेकिन फाइनली ये बनती कब है, 1965 में। बात होती है 1955 में, और जो है बनती है 1961 में, ठीक है। और ये जहाँ पर बनती है वहीं पर पहली समिट होती है, जिसको हम नाम का फर्स्ट समिट कहते हैं, वो 1961 में और बेलग्रेड में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाम की फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी, तो नाम की पहली समिट कहाँ हुई थी, जो है बेलग्रेड में हुई थी। और ये बेलग्रेड में कब हुई थी, 1961 में हुई थी, तो ये याद रखना है। और कितने कंट्रीज़ थे नाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम में टोटल जो है वो 5 कंट्रीज़ था। कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया और इंडिया, ठीक है। और नाम जो फॉर्मेशन में ये 5 कंट्रीज़ के लीडर, और इन सब लीडर्स का नाम क्या है, तो इन सारे लीडर्स का, जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूगोस्लाविया के, गमाल अब्देल नासिर जो कि जो है प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, ठीक है, कवामे नुकरमा ये प्रेसिडेंट थे घाना के, ठीक है, सुकरैनो ये जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। नैम के ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। अक्सर आप लोगों को, ठीक है, ये नैम के फाउंडिंग मेंबर्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है कंट्रीज़ का नाम पूछा जा सकता है, या लीडर्स का नाम अलग अलग तरीके से मैचिंग वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये नैम जो है इस तरीके से नैम का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन नैम का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो नैम का ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम, नैम बनाने के पीछे मकसद क्या था, तो नैम बनाने के पीछे जैसे ही नाम से ही हम इंट्रोडक्शन में नाम से ही बताए थे कि नैम का मकसद ही था कि हमारा अलाइनमेंट किसी तरफ नहीं है, ना ही हमारा अलाइनमेंट वेस्टर्न अलायंस के साथ है, ना ही हम ईस्टर्न अलायंस के साथ हैं, ना ही हम वेस्टर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हम ईस्टर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम आज़ाद रहेंगे, हम अपनी सॉवरेंटी को, हम अपनी आज़ादी को बचा करके रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मकसद यही था, नॉट टू लूज द हार्ड अर्न सॉवरेंटी, जो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, वो अपनी आज़ादी को हमको बचा करके रखना है। मुश्किल से आज़ादी कैसे मिली, तो ये सारी कंट्रीज़, जिन सब कंट्रीज़ का हम नाम लिए हैं, ये सारी कंट्रीज़ कभी गुलाम हुआ करती थी, डिकोलोनाइज हुई थी। हाल फिलहाल में इन लोगों को आज़ादी मिली थी, 100-200 सालों के जो है नेशनल मूवमेंट के जो है बाद इन लोगों को आज़ादी मिली थी, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों के बाद इन लोगों को आज़ादी मिली थी। तो ये जो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है, इसका यही मकसद है कि जो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली
ली है उस आज़ादी को बचा करके रखना है। कहीं हम यूएसए के साथ अगर हो जाते हैं कोल्ड वॉर के दौरान या यूएसएसआर के साथ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस और यूएसएसआर पावरफुल कंट्रीज थी और हमारी फॉरेन पॉलिसी उन्हीं के हिसाब से या उनके इन्फ्लुएंस में होगी। तो मुश्किल से आज़ादी जो मिली है उस आज़ादी को बचा के रखना है। दोनों अलायंसेज में से किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। ये है भी नॉट टू ज्वाइन द एनी ऑफ द टू अलायंसेज, दोनों अलायंसेज में से किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। ये हमारा दूसरा मकसद था। ठीक है, तीसरा मकसद ये भी है कि खुद तो अलायंसेज ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन वो सब जो कंट्रीज जो अभी भी नई नई आज़ाद हो रही है, इन लोगों को फ्रीडम मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, इन सब कंट्रीज़ को भी ज्वाइन कर रहे हो, इन सब कंट्रीज़ को भी समझाना है कि ना ही आप यूएस के को ज्वाइन करो, ना ही आप यूएसएसआर को ज्वाइन करो। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये सब अपनी सुपरमेसी के लिए लड़ रही है, ये सब इन लोगों में एक मैड रेस है। ठीक है, तो हम लोग फजूल की इन सब कंट्रीज़ को ज्वाइन करके इनका पार्ट्स नहीं बनना, ऐसा एडवेंचर नहीं करना। ठीक है, तो ये है स्टॉप द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ज्वाइनिंग आइदर ऑफ द टू अलायंसेज दैट इज द यूएसए और यूएसएसआर। जो सब कंट्रीज हाल फिलहाल में आज़ाद हो रही है कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, जो है ना उस दौरान, तो उन सब कंट्रीज़ को जो है वो समझाना है कि ना ही इस कोल्ड वॉर के रेस में ना ही आप यूएस का हिस्सा बने, ना ही आप यूएसएसआर का हिस्सा बने, आप जो है नैम को ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा और भी मकसद था कि जो कंट्री अभी भी ग़ुलाम है उसको उसकी ग़ुलामी से आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना है। ठीक है, जो सब कंट्रीज़ अभी भी ग़ुलाम है, जिन सब कंट्रीज़ पर अभी भी बाहरी ऑक्यूपेशन है, उन सब कंट्रीज़ की आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठाएं। तो यहाँ लिखा हुआ है टू रेज द वॉइसेस टू फ्री द कंट्री विच इज़ स्टिल कोलोनाइज्ड, मतलब उन सब कंट्रीज़ जो वो सब कंट्रीज़ जो अभी भी ग़ुलाम हैं, जिस पर अभी भी बाहरी ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जो अभी भी कोलोनाइज है, उस कंट्रीज़ के जो है वो आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट मकसद था फिफ्थ है, ठीक है, कि ये सब कंट्रीज़ जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो नैम को ज्वाइन की है वो कहीं ना कहीं पहले ग़ुलाम हुआ करती थी, बहुत सारा वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, बाहरी हुकूमतों ने एक्सप्लॉयटेशन किया था, इसी वजह से बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ थी। ठीक है, तो हम लोग उन सब डिस्पैरिटीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब डिस्पैरिटीज़ जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इनइक्वालिटीज़ है, हमारे यहाँ जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, ठीक है, हमारी जो है वो डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, हमारे यहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है, इन सब सारे चीज़ों को हमको रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या था आखिरी, टू रिमूव द डिस्पैरिटीज़ इन दीज कंट्रीज़। ठीक है, ये सब कंट्रीज़ जो नैम की कंट्रीज़ हैं, उन सब कंट्रीज़ का ये मकसद था कि हमारे यहाँ खुद जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो हमारी कमी और खामियाँ हैं, उन सब चीज़ों को दूर करना। तो क्या क्या डिस्पैरिटीज़ थी, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इनइक्वालिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 मकसद था। सबसे पहला मकसद है नॉट टू लूज द हार्ड एंड सॉवरेंटी, दूसरा है नॉट टू ज्वाइन द एनी ऑफ द टू अलायंसेज, तीसरा है stop the newly independent countries joining the either of the two alliances, that is USA and USSR during the Cold War. To raise the voices to free the country which is still colonized, and last to remove the disparities in these countries, disparities like the poverty, illiteracy, inequalities and many more, बहुत सारी कमी और खामियां थी, इन सब चीज़ों को दूर करना। तो ये हमारा नैम का मकसद था। लेकिन नैम पर एक और टॉप जो है सवाल पूछा जाता है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यह डिबेट का भी इशू बना हुआ है कि नैम वॉज नॉट अ न्यूट्रलिटी नॉर आइसोलेशन, कि कहा जाता है इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए नैम ना ही न्यूट्रलिटी है और ना ही आइसोलेशन है, जबकि देखा जाए नैम के नाम से ही पता चलता है कि हमारा अलाइनमेंट ना ही यूएसए की तरफ है, ना ही हमारा अलाइनमेंट यूएसएसआर की तरफ है, ना ही हम यूएसए के फेवर में, ना ही हम यूएसएसआर के फेवर में। तो फर्स्ट इंप्रेशन में या फर्स्ट बार में ऐसा हम लोगों के जहन में बैठ जाता है कि हम दोनों से बिल्कुल अलग थलग रहेंगे, हम आइसोलेट रहेंगे और हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अगर हम नैम को डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, नैम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो नैम ना ही आइसोलेशन था ना ही न्यूट्रलिटी था। हाँ, नैम का मकसद ज़रूर था कि हम जो ये रेस ऑफ सुपरमेसी, रेस ऑफ आर्मामेंट है कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर का, हम उसका हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन हम अलग थलग भी नहीं रहेंगे। ठीक है, आइसोलेशन मीन्स होता है अलग थलग होना। ठीक है, तो हम बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे, आइसोलेट नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहेंगे कि पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हमको उससे कोई लेना
देना नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं था। हम आप लोगों को बताए भी थे कि एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में जो कोरियन क्राइसिस चल रहा था, तो कोरियन क्राइसिस में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दौरान जो वॉर चल रहा था, तो 1950 टू 53 के बीच, तो उस दौरान हम बताए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्टिवली रोल प्ले किया था। ठीक है, किसकी तरफ एक्टिवली रोल प्ले किया था? तो वो जो है एक्टिवली रोल प्ले किया और जो है ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को समझाने की कोशिश किया और जो है यूएस और यूएसएसआर को समझा करके कोरियन क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कामयाबी भी मिली थी। तो इंडिया भी नैम का मेंबर था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जगहों पर ऐसा देखा जाता है। नैम की कंट्रीज बिल्कुल जो है वो न्यूट्रल नहीं रहती है, बिल्कुल पूरी दुनिया या कोल्ड वॉर के दौरान जो भी चीज़ हो रहा है उससे आइसोलेट नहीं होती है। ये कोशिश करती है, ठीक है, कि यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के दौरान जो एनिमिटीज़ है उसके एनिमिटीज़ को कम करने की कोशिश करे और कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में जो है वो मदद करे। तो ये जो है इसी को कहा जाता है नैम वॉज नॉट अ न्यूट्रलिटी नॉट एन आइसोलेशन। और ये जस्टिफाई भी होता है कि नैम बिल्कुल न्यूट्रलिटी नहीं था और आइसोलेशन नहीं था। नैम एक्टिवली रोल प्ले कर रहा था कोल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, दोनों कंट्रीज, दोनों एलायंसेस के एनिमिटीज़ को कम करके वॉर को ख़त्म करने में और भी बहुत सारे जगहों पर एक्टिवली रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो नैम का टॉपिक था। इसके बाद हमारा नियो का टॉपिक है। तो नियो के टॉपिक पर हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जिसका फुल फॉर्म है, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। नैम से ही जुड़ा हुआ, नैम की कंट्री सभी नियो की हिस्सा था जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा गया। थर्ड वर्ल्ड नैम को भी कहा गया। ठीक है, लेकिन अब इसी के नैम के आगे जो टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, कि पूरी दुनिया में देखा गया, पूरी दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी। दोनों जो है डेवलप्ड कंट्रीज सबके बीच वॉर हो रहा था, रेस हो रहा था, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो नैम के मेंबर सब थे वो सब जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके यहाँ बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ है। तो जो है यूएनओ में इसके बारे में मीटिंग होती है। यूएनओ एक मीटिंग बुलाता है और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, जिसको अंकटैड का नाम दिया जाता था। अंकटैड में रिपोर्ट जारी होता है और बहुत सारी रिकमेंडेशन होती है। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में, नैम के साथ जो बहुत सारी कंट्रीज़ थी उनके फेवर्स में, उसको हम लोग नियो के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। और अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है, अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है, तो अपने दोस्तों को या और भी जो लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर जो है ना बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।